नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर हंगामा भी किया और इसका विरोध भी जताया। वहीं इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन तो किया जाना ही था। काफी समय से पुराने नियम से ये चल रहा था, जिसमें नए नियम को भी लाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि भारत में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, जिसमें मुसलमान भाई बहन भी शामिल हैं। उन्हें भी किसी प्रकार की समस्या न हो, इसलिए संशोधन किया गया है। बहुत से संशोधन का भारत में महिलाओं को लाभ भी हुआ है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, विपक्ष तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है और आज देश का जो हाल है, 2014 से पहले जिस प्रकार से देश किस दिशा में जा रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश चाहे विदेश नीति में हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा मामले में हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, चाहे किसी भी समसामयिक दृष्टि में हो, निरंतर आगे बढ़ रहा है। चूंकि मुस्लिम भी हमारे देश के नागरिक हैं और उनके लिए भी बराबर का अधिकार देना माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। और आपने देखा होगा कि विपक्ष बहुत विरोध की ट्रिपल तलाक का, लेकिन हमारी मुस्लिम बहनों को एक बराबर का अधिकार ट्रिपल तलाक खत्म होने से मिला। एक कानून बना, कानून के दायरे में रहकर सभी के लिए एक बराबर कानून बनाया गया। जो बहुपत्नी का नियम था उसको समाप्त किया गया। तो इस प्रकार से इसका भी विरोध किया गया था। और चूंकि अब वक्फ बोर्ड बहुत पुराना नियम बना हुआ था और वर्तमान परिवेश में नए नियम की आवश्यकता थी, जिसमें हमारी महिलाओं को भी, जो बहनें हैं, उनको भी इसमें रखने की बात कही गई है, ताकि महिलाओं से संबंधित उनके भी डेवलपमेंट, विकास के लिए बात हो सके। जो दो गैर मुस्लिम हैं उनको भी रखने की उसमें बातचीत है। तो इस प्रकार से चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस बात की पैरवी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी तेजी से अन्य प्लेटफॉर्म पर करते हैं। तो इसमें गैर मुस्लिम और महिलाओं को रखने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और सरकार कोई वक्फ बोर्ड को खत्म कर नहीं रही है, उसको और मजबूत करने के लिए बिल लाई है। और सदन में 8 घंटे की चर्चा भी होगी, उसमें सभी पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी बातों को रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का इसमें कोई दोष है। ये निश्चित रूप से इसको सुधार करना चाहिए। और देश में आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश में तमाम ऐसे कानून में संशोधन किया गया है, चाहे शिक्षा नीति में हो, चाहे आईपीसी में हो, चाहे अन्य दिशा में हो। तमाम पहलुओं को, तमाम क्षेत्रों में सुधार किया गया है और इसी कड़ी में वक्फ बोर्ड का भी सुदृढ़ीकरण करना है। और भाई, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बस्तर दौरे पर हैं। बता दें कि इस दौरान उप मुख्यमंत्री बस्तर में कई कैंपों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही बस्तर पहुंचे 2000 पंडुम बच्चे इस 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आगामी 4 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर रहेंगे, लेकिन उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आए थे और अब गृह मंत्री आने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने तो 3 लाख आवास की चाबी भी सौंपी, जिसकी पहले किस्त हमारे सरकार ने ही दी थी। वहीं 2023 में हमने जिस पावर प्लांट का भूमि पूजन किया था, उसी का शिलान्यास सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के हाथों से करवाया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को अंधेरे में रखा गया था, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं अब गृह मंत्री बस्तर आ रहे हैं। नक्सली मामले में लगातार उनका दौरा हो रहा है। उससे पहले भी गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ चुके हैं, अनेक बैठक भी कर चुके हैं। लेकिन हमारे शासनकाल में जहां नए कोर्स सेक्टर और कैंप खोले, जो कि सफलता हमें मिली, हमने नक्सली इलाकों में सड़कें बनवाई, आवागमन की सुविधा के साथ साथ वहां के लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पूर्व कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। के बारे में बड़ी शिकायत कि अब जल स्तर, भूजल स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है और इसके कारण से पानी की दिक्कतें अब गांव में भी टैंकर चलने लगे हैं।
शहरों में टैंकर चलता था, हमने तो रायपुर को टैंकर मुक्त कराया था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैंकर का चलन शुरू हो गया है। जल स्तर नीचे जाने के कारण से बहुत सारे और जल जनित जो बीमारियां होती है उसकी भी शिकायत बड़ी संख्या में आने वाली है। जहां मैं रहता हूं उसके आसपास के इलाके में अब पानी, बोर का पानी पीने का, एक तो बोर में पानी नहीं मिल रहा है और जो पानी निकल रहा है उसमें बदबू भी आ रहा है। और विधानसभा में भी उठा था, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जो कुम्हारी से लेके आपके सुपेला और जुनवानी और नेहरू नगर तक के ये जो पूरा इलाका है वो जहां जहां भी बोर पे आश्रित है, जहां नल पहुंच गया तो ठीक है, लेकिन जहां नल नहीं पहुंचा है वहां ये दूषित पानी, केमिकल जो युक्त पानी है उसे पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं और इसके कारण से बड़ी बीमारियां होगी। ये चिंताजनक बात है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा ऐप पर कार्रवाई हो रही है और ईडी ईओडब्ल्यू ने अपना काम किया सीबीआई को सौंप दिया है। जहां उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पास कोई कानून नहीं है, ये कानून 1867 का कानून है। अब सवाल ये है कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लीगल मानती है या फिर इलीगल मानती है। अगर सरकार इसे इलीगल मानती है तो अभी तक ये चल कैसे रहा है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ठीक चुनाव से पहले नवंबर में शुभम सोनी का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके साथ ही भारत सरकार का कर्मचारी कहता है कि शुभम सोनी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, मुझे गिरफ्तारी का कोई भी डर नहीं है। अभी पिछले दिनों की घटनाक्रम के बारे में आप सबको जानकारी है और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग बता चुके हैं कि यहाँ ऑनलाइन जो सट्टा है उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की, खासकर महादेव सट्टा के बारे में, और उसमें लगभग 74 से अधिक एफआईआर, 200 से अधिक गिरफ्तारियां और 160 से अधिक गैजेट, मोबाइल और लैपटॉप और 2000 से अधिक बैंक खाते सीज किए हैं। और उसके बाद ईडी आई, ईडी ने अपना काम किया और उसके बाद सरकार बदली और अब उसको एसीबी को सौंप दिया गया। ईडी ने एसीबी को सौंपा और एसीबी ने ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को सौंप दिया। जांच किसी ने नहीं की, एफआईआर दर्ज हो गया। आज मीडिया में फ्रंट पेज में सारी खबरें हैं जिसमें मुझे भी आरोपी बनाया गया 6वें नंबर पर, जबकि ये एफआईआर है 18/12/2024 का, पिछले साल का है। अब पब्लिक में आज दिया गया। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार के पास कोई कानून नहीं है। ये कानून जो है 1867 गैम्बलिंग एक्ट अंग्रेजों के समय का है। मतलब भारत सरकार के पास गैम्बलिंग के लिए कोई कानून नहीं है और आज तो ऑनलाइन बेटिंग हो रही है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग को लीगल मानती है या इलीगल मानती है, और यदि लीगल मानती है तो प्रोटेक्शन मनी का सवाल नहीं उठता, और इलीगल है तो अभी तक चल कैसे रहा है। महादेव सट्टा अभी भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि 40,000 करोड़ का उसमें बेट लगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर सीबीआई के एफआईआर मामले पर कहा है कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए लोगों को डराना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लिस्ट में 6ठे नंबर पर दर्ज है।
जबकि मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर का नाम 8वें नंबर पर दिया गया है। मुख्य अभियुक्त को बचाने के लिए इस तरह की लिस्ट जारी किए जा रहे हैं। सीबीआई राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के एफआईआर कर रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाए हैं कि लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, महादेव सट्टा ऐप को बंद क्यों नहीं किया गया है? क्या बीजेपी इसका जवाब देगी? जिस तरह से आप लोगों ने कल देखा कि सीबीआई रेड के बाद लगभग 21 लोगों के नाम जद सहित 21 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। ये सरकार सेंट्रल एजेंसियों के भरोसे छत्तीसगढ़ के विपक्ष नेताओं को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है और साथ ही कि सीबीआई के लिस्ट में आप देखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नाम 6वें नंबर पर एफआईआर में अंकित है, दर्ज है, जबकि इस महादेव सट्टा ऐप का मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर है, उनका नाम 7वां नंबर में, उनका नाम 8वां नंबर में। आखिर क्यों? क्योंकि सौरभ चंद्राकर इस महादेव सट्टा ऐप का मुख्य सरगना है, उनका तो मुख्य आरोपी में होना चाहिए, नंबर 1 पे उनका नाम होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्य अभियुक्तों को बचाने के लिए और दूसरों को फंसाने के लिए इस तरह का 7वां 8वें नंबर में नाम दर्ज कर ये साबित कर दिया कि इन्होंने कि मुख्य अभियुक्तों को बचाने का काम कर रही है और साथ ही राजनीतिक से प्रेरित इस तरह के एफआईआर दर्ज कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी खुलकर विरोध करती है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बयान देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में चरमरा चुकी है। कई घटनाएं यहां पर घटी है और बीते दिनों ही एक घटना है कि धमतरी में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो जाती है। क्या विष्णु की स्वशासन में इस तरह की पुलिस के लॉकअप में मारपीट कर हत्या कर दी जाएगी और सीधी मौत की सजा दे दी जाएगी? उन्होंने सवाल भरते हुए कहा कि क्या सरकार में कानून आवश्यकता नहीं रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से आप देखेंगे कि प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। गृह मंत्री की बस की बात नहीं है कि कानून व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ कर सके। लगातार आप बात करें लोहारडी की, लोहारडी में पुलिस के लॉकअप में मार दिया जाता है, बलरामपुर में पुलिस के लॉकअप में मार दिया जाता है, बालोद जिले में गुंडरदेव विधानसभा में वहां भी पुलिस के लॉकअप में मार दिया जाता है। और कल की घटना आप देखें कि धमतरी जिले मुख्यालय में एक अभियुक्त तो गिरफ्तार कर लाकर उसको थाने में मार दिया जाता है। आखिर इस तरह से लगभग 5 से अधिक मामले ऐसे हैं जहां कि इस विष्णु के सुशासन में और उनके पुलिस प्रशासन किसी केस में गिरफ्तार कर उनको पुलिस के लॉकअप में पीट कर हत्या कर दी जाती है। ऐसा कौन सा कानून में लिखा हुआ है? क्या किसी अभियुक्त को सजा देने का काम विष्णुदेव साय सरकार ने ठेका ले लिया है क्या? ग्राम पंचायत अनंतपुर में 2 अप्रैल को जनपद पंचायत मकड़ी द्वारा आयोजित बिहान वार्षिक आम सभा कार्यक्रम में पुलिस ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक कोंडागांव अक्षय कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल के निर्देश पर एसडीओपी रुपेश कुमार के मार्गदर्शन में थाना अनंतपुर की पुलिस टीम ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो वहीं थाना प्रभारी अखिलेश धीवर ने महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्हें संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को अपराधों और अपराधियों के रोकथाम के प्रति जागरूक रहने की भी अपील की। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, बच्चों और महिलाओं से संबंधित अपराधों और अभिव्यक्ति एक्ट की जानकारी दी गई। आसपास के गांव से आई महिलाओं को इस मौके पर महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी गई।
कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश के अनुसार जिले के प्रत्येक गांव पंचायत में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जन कल्याण जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज ग्राम पंचायत कुम्हारपारा और चिखलपुटी में नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच और पंचायत पंचगढ़ के उपस्थिति में नशा मुक्ति शपथ दिलाई गई। इस दौरान नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और संबंधित बीमारियों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत चिखलपुटी के नवनिर्वाचित पंचगढ़ के अपने गांव को 100% नशा मुक्त करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने नशा मुक्ति केंद्रों की सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा जनपद पंचायत माकड़ी और रावफरस गांव क्षेत्र में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सीएम तीर्थ दर्शन योजना की जानकारी भी दी गई और ग्रामीणों से इसका अधिकतम लाभ उठाने की अपील की गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने महादेव सट्टा ऐप के मामले में भूपेश बघेल पर एफआईआर होने वाले मामलों पर बयान देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब से विष्णुदेव की साई की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, सीबीआई घोटालों की जांच कर रही है और जिस प्रकार इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आ रहा है, इससे स्पष्ट है कि कोई भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो कार्रवाई सुनिश्चित है। स्वतंत्र एजेंसी है, बार बार इस पर आरोप लगाना सही नहीं है। सीबीआई को अपना काम कर देना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार है और सरकार जब से आई है तब से, चाहे वो हेल्थ में घोटाला हो, चाहे पीएससी का घोटाला हो, चाहे महादेव सट्टा ऐप हो, चाहे आबकारी विभाग में घोटाला हो, किसी भी प्रकार के घोटाले को सरकार जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और उसको जिस लायक जो जांच एजेंसी है उससे जांच करा रही है। सीबीआई महादेव सट्टा ऐप घोटाले का जांच कर रही है और उस जांच में भूपेश बघेल जी के ऊपर भी, जैसा मीडिया और उसमें भी आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि उनका भी नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से कोई कितना ही बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों न हो, देश के कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जो भी देश की जनता की, राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को उसको लूटने का काम करेगा या राज्य के जो नियम है उसके विपरीत अपने पद का या सत्ता का दुरुपयोग करके या पावर को दुरुपयोग करके कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ऐसे कृत्य करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। और ये स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और इसको लेकर कांग्रेस के लोग भी बार बार सीबीआई जांच की मांग इस बार विधानसभा में कर रहे थे और यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत जी ने सदन में भी कहा कि सीबीआई को काम दीजिए, खाली बैठे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। इस प्रकार का उनकी भी मंशा थी। तो इसमें तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि जांच हो रही है तो जांच में सहयोग करना चाहिए। साच को आंच कैसा, अगर दोषी कोई नहीं है तो जबरदस्ती उसको तो कोई फंसाएगा नहीं। तथ्य आएंगे, उसमें पुख्ता सबूत मिलेंगे। ग्राम मामापाली में अष्टप्रहरी नाम यज्ञ कीर्तन के समापन धूमधाम के साथ हुआ। सोमवार को 2 दिन तक चले इस अभियान धार्मिक आयोजन के समापन पर गांव में नगर भ्रमण कर रददी भांडों के साथ कीर्तन किया गया। इस दौरान ग्रामवासियों ने हरे कृष्ण हरे राम के मंत्रों का जाप करते हुए भक्तिभाव में डूबे रहे। महाआरती और राम नाम यज्ञ के बाद पूजा विधि से अष्टप्रहरी कीर्तन का समापन हुआ। कीर्तन मंडली रंग गुलाल के साथ गांव भर में भ्रमण करते हुए नृत्य करती रही, जबकि महिलाएं भी उत्साह से माहौल में शामिल हुई। नगर भ्रमण के बाद मटकी फोड़ और रददी भांडों का आयोजन हुआ, जिसमें युवा वर्ग के भारी उत्साह के साथ भाग लिया और इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को बैठाकर महाप्रसाद ग्रहण किया। इस भव्य आयोजन में ग्रामवासियों और आयोजक समिति का अहम योगदान रहा। 2 अप्रैल को हवलदार रतिराम सोरी का भारतीय थल सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट में 24 साल की सेवा के बाद गृहग्राम खंडा में भव्य स्वागत किया गया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पदाधिकारियों, परिवारजन, मित्रगण और ग्रामवासियों से उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तो वहीं बनिया गांव पहुंचने पर आतिशबाजी के बीच तिलक आरती और पुष्पमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इसके बाद दुर्गा माता मंदिर में पूजा अर्चना की गई और विशाल जुलूस के रूप में
भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जवान जय किसान के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। बस्तर की संस्कृति में मांतरी नाच और देशभक्ति के गीतों के साथ डीजे की धुन पर जुलूस उनके घर तक पहुंचा और इस दौरान विभिन्न स्कूलों और समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। हवलदार रतिराम का यह स्वागत पूरे गांव के लिए गर्व का क्षण था। बाईस साल मातृभूमि की सेवा कर लौटने पर जवान लालचंद का पूर्व सैनिक संगठन सीतामऊ के जवानों ने साफा बांधकर सम्मानित किया। जवान का अपने घर सकुशल आगमन पर आम जनता ने भी सैनिक का भव्य स्वागत किया। जगह जगह पर उनका माला पहनाकर जनता ने जवान को सम्मानित किया। तो वही सकुशल घर आने पर जवान लालचंद ने सीतामऊ बस स्टैंड स्थित बालाजी महाराज के दर्शन कर बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। बलरामपुर की शंकरगढ़ थाना पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी नूरुल सिद्दीकी ग्राम गमाढे का निवासी है, जो कि भोले भाले लोगों से पैसा दोगुना करने का लालच देकर पैसा वसूलता था और पैसे को अपनी जमीन जायदाद बनाने और प्रॉपर्टी पर लगाता था। जब इस मामले को शंकरगढ़ पुलिस को लिखित में आवेदन मिला तो शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपी नूरुल सिद्दीकी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। प्रार्थी मनियार सर भगत स्वर्गीय मंदाराम से थाना उपस्थित आकर कुछ अन्य ग्रामीणों के साथ में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ग्राम कम्हाड़ी का नूरुल सिद्दीकी पिता कुतुबुद्दीन सिद्दीकी उम्र 32 वर्ष, जो कि ग्रामहाड़ी का निवासी है, वो लोगों को दुगनी 45 दिन में रकम दुगनी करने का झांसा देकर ठगी किया है। यह ठगी वर्ष 2021 में की गई थी। पहले नूरुल जो है छोटी छोटी रकम 10,000 20,000 वो दुगना 30 दिन 45 दिन में करके देता था, जिससे लोगों को विश्वास होता गया और विश्वास बढ़ने के कारण लोगों ने इसमें जो है इसके पास बड़ी रकम 2 लाख 5 लाख इस तरह का लगाए हैं। कुल 29 ग्रामीणों को शंकरगढ़ थाने में मतलब ठगा है, जिसके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध की गई है। जिस ठगी का रकम जो है 50,20,000 रुपए है और अभी जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। खबर बलरामपुर के शंकरगढ़ से है, जहां पर वन परिक्षेत्र में हाथी ने एक वृद्ध महिला को कुचलकर मार डाला। मिली जानकारी के अनुसार महिला महुआ बिडने गई हुई थी, तभी हाथी ने कुचलकर मार डाला। इधर उस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक और मध्य प्रदेश के कई जिलों में पूर्ण शराबबंदी 1 अप्रैल से लागू की गई है, तो वही पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें कम की जाएंगी। बताते चले कि उसमें लगने वाले 9.5% शुल्क को अब हटा दिया गया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें घट जाएंगी और ये नियम छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि शराब के माध्यम से राजस्व वसूली करने का अध्याय हमारी सरकार में नहीं है और मदिरा प्रेमियों को बहुत ज्यादा शुल्क न देना पड़े और इसी के साथ ही अब शराब की बिक्री पर रोक लगे, इसलिए समय समय पर नए वित्तीय वर्ष में इस बार के निर्णय लिए जाते हैं और इसलिए ये निर्माण छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। कोंडागांव के विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताते चले, जहां पर बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इससे के साथ साथ बताते चले जहां पर एजेंसी के क्षेत्र में। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।